Good morning, everyone. I hope you all would be in the radiant health. Today, we will study the second chapter of Hindi reader named एक थी मनु. आज हम हिंदी रीडर का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है एक थी मनु. इस पाठ के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा. पढ़ते हैं इसको. वर्षा काल का अंत हो गया था. कभी कभी झीनी झीनी बदली हो जाती थी, परंतु उस संध्या के समय आकाश स्वच्छ था. सूर्यास्त होने में थोड़ा सा विलंब था. बिठूर के बाहर गंगा के किनारे 3 अश्वरोही तेजी के साथ चले जा रहे थे. तीनों बाल्यावस्था के थे. एक बालिका, 2 बालक. एक बालक की आयु लगभग 16-17 वर्ष, दूसरे की 14 से कुछ ऊपर, बालिका की 13 से कम. तो क्या लिखा है कि वर्षा ऋतु का जो मौसम था, जो वर्षा काल का अंत हो चुका था. कभी कभी हल्की हल्की बदली, बादल हो जाते थे हल्के, लेकिन जो संध्या शाम के बाद क्या था, आकाश साफ था. सूर्यास्त होने में, सूर्य के अस्त होने में अभी कुछ समय बाकी था. जो गंगा के किनारे बिठूर के बाहर जो 3 अश्वरोही तेजी से जा रहे थे, 2 बालक थे और एक बालिका थी. जो बालक थे उनकी आयु जो थी वो क्या थी, 16-17 वर्ष, और दूसरे की 14 से ऊपर थी. जो बालिका थी वो 13 से कम थी. बड़ा बालक कुछ आगे निकला था कि बालिका ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बोली, देखूं कैसे आगे निकलते हो. वह आगे हो गई. बालक ने घोड़ा बढ़ाने का प्रयास किया तो उसका घोड़ा ठोकर खा गया. बालक धड़ाम से नीचे जा गिरा. एक सूखी लकड़ी के टुकड़े से उसका सिर भिड़ गया. खून बहने लगा. घोड़ा लौटकर घर की ओर भाग गया. बालक चिल्लाया, मनु मैं मरा. तो क्या था कि लड़की ने घोड़े को दौड़ाया, बोली कि देखूं कैसे आगे निकलते हो. ठीक है, वो लड़की आगे निकल गई जो बालिका थी. फिर बालक ने भी अपने घोड़े को तेज दौड़ाने की कोशिश की और उसका घोड़ा क्या हुआ, ठोकर खा गया. वो नीचे गिर पड़ा. सूखी लकड़ी थी, वो उसके सिर पे लगी जिससे खून निकलने लगा. और घोड़ा क्या था, जो लौटकर घर की ओर भाग गया. और जो बालक था वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था कि मनु मैं गिर पड़ा, मैं मरा. बालिका ने तुरंत अपने घोड़े को रोक लिया. घोड़ा मोड़ा और बालक के पास पहुंची. एक क्षण में तड़ाक से कूदी. एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े हुए झुककर घायल बालक को ध्यानपूर्वक देखने लगी. माथे पर चोट आई थी और खून बह रहा था. बालिका मिठास के साथ बोली, घबराओ मत, चोट बहुत गहरी नहीं है, लहू बहने का कोई डर नहीं. ठीक है, तो बालिका क्या है, वो बालक के पास आती है. घोड़े की जो लगाम है उसको हाथ में पकड़कर झुककर जो बालक के घाव को देखती है. देखकर बोलती है कि खून आ रहा है, लेकिन जो घाव है तुम्हारा वो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो लहू का क्या है, इसका कोई डर नहीं है. मंचला बालक भी पास आ गया, उतर पड़ा. विह्वल होकर अपने साथी की चोट देखने लगा. नाना तुमको बहुत चोट लग गई है, उस बालक ने कहा. नहीं, बहुत नहीं, बालिका मुस्कुराकर बोली. अभी लिए चलती हूँ कोठी पर, मरहम पट्टी हो जाएगी, बहुत शीघ्र चंगे हो जाएंगे. तो क्या है, बहुत शीघ्र का मतलब है बहुत जल्दी. जो दूसरा बालक था वो भी उस बालक के पास आता है और उसको देख के बोलता है कि हाँ तुमको बहुत चोट आई है. लेकिन जो बालिका है वह मुस्कुराती है, हंसती हुई बोलती है कि इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, मरहम पट्टी लगाएंगे तो ये जल्दी शीघ्र चंगे हो जाएंगे, मतलब ठीक हो जाएंगे. कैसे ले चलेगी मनु, बड़े लड़के ने कातर स्वर में कराते हुए पूछा. मनु ने उत्तर दिया, तुम उठो, मेरे घोड़े पर बैठो, मैं उसकी लगाम पकड़े तुम्हें घर लिए चलती हूँ. ठीक है, मेरा घोड़ा कहाँ है, घायल ने उसी स्वर में प्रश्न किया. मनु ने कहा, भाग गया. चिंता मत करो, बहुत घोड़े हैं, मेरे घोड़े पर बैठो, जल्दी नाना जल्दी. नाना बोला, मनु मैं सद नहीं सकूँगा. ठीक है, वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें अपने घोड़े पर लेकर जाऊंगी तुम्हें घर, लेकिन वो कहता है कि मेरा घोड़ा किधर है, वो तो भाग चुका था. वो कहती कि बहुत घोड़े हैं, अभी के लिए तुम मेरे घोड़े पर बैठो. मनु ने कहा, मैं साध लूँगी, उठो नाना. नाना उठा. मनु एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे रही, दूसरे से उसके खून में तर नाना को
बिठाया और फुर्ती के साथ उचकर स्वयं पीछे जा बैठी। एक हाथ में घोड़े की लगाम संभाली, दूसरे से नाना को थामा और गांव की ओर चल दिए। तो क्या किया, बालिका ने जो घायल बालक था उसको अपने घोड़े पर बिठाया, ठीक है, एक से उस घायल बालक को पकड़ा और दूसरे से उसने घोड़े की लगाम। मंझला बालक भी चिंतित व्याकुल चला। जब ये गांव के पास आए तब कई सिपाही घोड़े पर सवार इन बालकों के पास आ पहुँचे। लगी तो नहीं? उफ, बहुत खून निकल आया है, आओ मैं लिए चलता हूँ। घर पर घोड़े के पहुँचते ही हम समझ गए थे कि कोई दुर्घटना हो गई है। तो वो घोड़ा क्या था, घर पे आ गया था वापस, ठीक है। तो रास्ते में उनको क्या है, कुछ सिपाही घोड़े पर सवार इन बालकों को मिले। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। वो कहते कि उफ, बहुत खून निकल रहा है। तो कहते हैं कि हम जब घोड़ा घर आया था तो हम समझ गए थे कि कोई ना कोई दुर्घटना इनके साथ हुई है। इत्यादि उद्गार इन आगंतुकों के मुंह से निकले। इन लोगों के अनुरोध करने पर भी मनु नाना को अपने ही घोड़े पर संभाले हुए ले आई। पहुंचते ही कोठी के फाटक पर एक उतरती अवस्था के और दूसरी अधेड़ होते हैं जो ज़्यादा बूढ़े नहीं होते, उधेड़ वह के पुरुष मिले। उतरती अवस्था वाले रेशमी वस्त्र पहने थे, गले में मोतियों का कंठा और अधेड़ सूती वस्त्र पहने था। उतरती अवस्था वाले को कुछ कम दिखता था। उसने अपने अधेड़ साथी से पूछा, क्या वह सब आए मोरोपंत? हाँ महाराज, मोरोपंत ने उत्तर दिया। जब वे बालक और नज़दीक आ गए तब मोरोपंत नामक व्यक्ति ने कहा, अरे यह क्या मनु और नाना साहब दोनों लहूलुहान हैं। ठीक है, तो दो आदमी थे, एक थोड़े उतरती अवस्था के थे, एक अधेड़ अवस्था के थे। जो उतरती अवस्था के थे उनको इतना अच्छे से नहीं दिखता था, तो उसने दूसरे से पूछा कि कैसे हैं वो। तो उन्होंने बताया। जब वो पास में आ गए तो मोरोपंत नामक व्यक्ति ने कहा कि और ये क्या है, ये तो मनु और नाना तो दोनों ही क्या हैं, जो लहूलुहान हैं। जिनको मोरोपंत ने महाराज कहकर संबोधित किया था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। वे भी दोनों बच्चों को रक्त में सना देखकर घबरा गए। ठीक है, तो जिसको महाराज बोला था वो कौन था, पेशवा बाजीराव थे। तो उन्होंने बच्चों को खून से लथपथ देखकर वो भी बहुत घबरा गए। उतावले होकर पूछा, मनु कहाँ लगी है बेटी? मुझको तो बिल्कुल नहीं लगी काका, मनु ने जरा मुस्कुराकर कहा। नाना को अवश्य चोट आई है परंतु बहुत नहीं है। तो मनु ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, नाना की चोट आई है। कैसे लगी मनु? बाजीराव ने प्रश्न किया। कोठी में प्रवेश करते करते मनु ने उत्तर दिया, ओह साधारण सी बात थी। घोड़े ने ठोकर खाई, ये संभाल नहीं सके, जा गिरे, घोड़ा भाग गया, ऐसा भागा कि मुझको हंसी आ गई। मोरोपंत ने मनु के इस अड़लपन पर ध्यान नहीं दिया। नाना को मनु अपने घोड़े पर ले आई। वे इस बात पर मन ही मन प्रसन्न थे। बाजीराव को सुनाते हुए मोरोपंत ने पूछा, तू नाना साहब को कैसे उठा लाई? ठीक है, तो वो ऐसे बोल रही थी कि ये संभाल नहीं पाए, घोड़ा जो गिर गया और ऐसा भागा कि मुझे हंसी आ गई। तो उसने जो मनु का ये व्यवहार था उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो मन ही मन बड़े खुश थे कि जो मनु है वो नाना को अपने घोड़े पर बिठाकर घर तो लेके आई है। ठीक है, तो फिर बोला कि नाना साहब पूछते हैं कि तू, उसको कहते हैं कि तू नाना साहब को कैसे उठा लाई? मनु ने उत्तर दिया, कैसे भी नहीं, वे बैठ गए, मैं पीछे से सवार हो गई, एक हाथ में लगाम पकड़ ली, दूसरे से नाना को थाम लिया, बस ऐसे में घर आ गई। तो नाना को मुलायम बिछोने पर लेटा दिया गया। बिछोना मतलब तकिया, जो नीचे वाले बिस्तर होता है, मुलायम बिछोने पर लिटा दिया गया। तुरंत घाव को धोकर मरहम पट्टी की गई। घाव गंभीर न होने पर भी लंबा और जरा गहरा था। ठीक है, बाजीराव बहुत चिंतित थे, वे रो दिए। मोरोपंत को विश्वास था कि चोट भय पर्द नहीं है, तो भी वे सहानुभूति के कारण बाजीराव के साथ व्याकुल हो रहे थे। बीच जो मोरोपंत था उसको भी पता था कि चोट मतलब थोड़ी ज़्यादा चिंता वाला कोई विषय नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको सहानुभूति देने के लिए जो मोरोपंत थे वो भी थोड़े उसके साथ व्याकुल हो गए। जब मनुबाई और मोरोपंत उसी कोठी के एक भाग में जहाँ उनका निवास था अकेले हुए तो मनु ने कहा,
इतनी जरा सी चोट पर ऐसी घबराहट और रोना पीटना। बेटी, चोट जरा सी नहीं है, कितना रक्त बह गया। आप लोग हमको जो पुराना इतिहास सुनाते हैं उसमें युद्ध क्या रेशम की डोरों और कपास की पोनियों से हुआ करते थे? नहीं मनु, नहीं मनु, पर यह तो बालक है। तो वो क्या कहती कि आप जो हमें पुराना इतिहास सुनाते हैं, इतने युद्ध हुए, वो हुआ, तो तब जो युद्ध होते थे वो क्या रेशम की डोरों से होते थे, जहाँ कपास की पोनियों से होते थे, भी किसी को कुछ होता ही नहीं था। वो फिर मोरोपंत आगे से क्या बोलती कि नहीं मनु, पर यह तो बच्चा है ना, भी अभी छोटा है, बालक है, मुझसे बड़ा है। वो कहती कि मेरे से तो बड़ा है, मलखंब और कुश्ती करता है, बाला गुरु उसको शाबाशी देते हैं। अभिमन्यु क्या इससे बड़ा था? मनु, अब वह समय नहीं रहा। क्यों नहीं रहा काका? वही आकाश है, वही पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सब वही है। तू बहुत हट करती है। ठीक है, तो वो अभिमन्यु का केस सारा कुछ बताती है कि वो भी तो थे। ठीक है, वो कहते हैं कि अब वो समय नहीं है, तो मनु उनको बदले में उत्तर में क्या कहती है कि सारा कुछ तो वही है, वही पृथ्वी, वही आकाश, वही सूर्य है। तो वो फिर आगे से कहते हैं कि तू बड़ी हट करती है। हट मतलब जिद करती है। जब मैं सवाल करती हूँ तो आप इस प्रकार मेरा मुंह बंद करने लगते हैं। मैं ऐसे तो नहीं मानती, मुझको समझाइए अब क्या हो गया है? अब इस देश का भाग्य पलट गया है, अंग्रेजों के भाग्य का सूर्योदय हो गया है। उन लोगों के प्रताप के सामने यहाँ के सब जन निस्तेज हो गए हैं। वो कहते हैं कि अब क्या हो गया है, अभी मुझे क्यों नहीं समझाते, मेरा मुंह क्यों बंद कर देते हैं? अब क्या हो गया है? देश का भाग्य पलट गया है, जहाँ फिर जो अंग्रेज थे उनका सूर्यास्त हो गया है। एक का भाग्य दूसरे से बड़ा नहीं है, यह सब मन गढ़त है, डरपोकों का दकोसला है। तू जब और बड़ी होगी तब संसार का अनुभव तुझको यह स्पष्ट कर देगा। वो कहते हैं कि एक का भाग्य दूसरे से, किसी का भाग्य दूसरे से बड़ा नहीं है। जब तू बड़ी होगी तेरे को अपने आप समझ आ जाएगा। मैं डरपोक कभी नहीं हो सकती। आप कहाँ करते हैं मनु? तू ताराबाई बनना, जीजाबाई बनना, सीता होना, यह सब भुलावा क्यों? अथवा क्या ये सब डरपोक थी? कहते कि मुझे तो कहते हो कि तुम ये बनना, ये क्या था? ये भुलावा क्यों? अब क्या ये सब ये डरपोक थी? बेटी, वे सब सती और वीर थी, परंतु समय बदलता रहता है, बदल गया है। यह तो हेर फेर कर वही सब मनमाना तर्क है। फिर कभी बतलाऊंगा, मैं ऐसी गलत सलत बात कभी नहीं सुनने की। तो अब सोएगी या रात भर सवाल करती रहेगी? अंत में खिंचकर परंतु मिठास के साथ मोरोपंत ने कहा। मनु खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, काका आपने तो टाल दिया, मैं इस प्रसंग पर फिर बात करूंगी। अभी अवश्य करवट लेते ही सोई यह सोई। फिर एक क्षण उपरांत मनु ने अनुरोध किया, काका देख आइए, नाना सो गया या नहीं? आपको नींद आ रही है तो मैं दौड़कर देख आऊं? मोरोपंत ने मनु को नहीं जाने दिया। समय गए, देख आए, बोले, नाना साहब सो गए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, सारे सवाल करती रही। तो मोरोपंत कहते भी तू सोएगी अभी? तो वो कहती है कि नाना को देखा वो सो गया कि नहीं सो गया, या फिर मैं देखाऊं? वो बोलते कि नहीं, तू लेट जा, मैं ही देख के आता हूँ। वो देख के आती है, नाना साहब सो गए हैं। मनु सो गई, मोरोपंत जागते रहे। उन्होंने सोचा मनु की बुद्धि उसकी अवस्था के बहुत आगे निकल गई है, अभी तक कोई योग्य वर नहीं मिला, क्या होगा इस लड़की का? इसी सोच विचार में बहुत समय निकल गया। कठिनाई से अंतिम पहर में नींद आई। जैसे ही सवेरा हुआ मनु नाना को देखने पहुंच गई। नाना के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, नींद कैसी आई? सोया तो हूँ, पर नींद आई गई बनी रही, थोड़ा दर्द है, दोपहर तक ठीक हो जाएगा, तीसरे पहर घूमने चलेंगे, संध्या के पहले लौट आएंगे, पीड़ा बढ़ तो नहीं जाएगी? अरे नहीं। ठीक है, तो उठते ही क्या है, वो उसका हालचाल पूछने जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा दर्द था, नींद आई गई, ऐसे ही कभी आ गई, कभी मतलब मैं उठ गया, ऐसे ही होता रहा। तो कहते हैं कि दोपहर जो तीसरे पहर हम घूमने चलेंगे और शाम होने से पहले पहले हम आ जाएंगे। तो वो कहता है कि दर्द और तो नहीं बढ़ेगा? तो मनु बोलती है, अरे नहीं। सब तभी बाजीराव और मोरोपंत वहां आ गए। मोरोपंत बोले, नाना साहब को हाथी पर बिठाकर थोड़ा सा घूम आने दीजिए। हाथी बाहर तैयार है। नाना को हाथी पर सवार करा दिया गया। मनु भी दौड़कर बाहर आई।
नाना ने सोचा मनु साथ गई तो परेशान करेगी, इसलिए जल्दी से हाथी चलवा दिया। मनु चिल्लाती रही, मैं भी जाऊंगी, हाथी को रोकिए, मैं भी बैठूंगी, लेकिन हाथी नहीं रुका। मोरोपंत को थोड़ा क्षोभ हुआ, मतलब दुख हुआ। वे बोले, वह तो चला गया बेटी, पुकारिए पुकारिए, दूर नहीं गया है, किसी को भेजकर लौटवा लीजिए, मैं हाथी पर अवश्य बैठूंगी। ठीक है, तो उसने जल्दी से हाथी को कहा कि मतलब इसको चलवाइए, नहीं तो वो मनु आ जाएगी, वो तो मेरे को परेशान करेगी। लेकिन जो मोरोपंत को मनु को ऐसे चिल्लाते देखकर थोड़ा उस पर तरस आ गया, लेकिन वो तो ऑलरेडी जा चुका था। वो कहती कि दूर नहीं गया, वो वापस आ जाएगा, मैं तो जरूर इसके ऊपर बैठूंगी। मोरोपंत के मुंह से उसके मन की बात निकल पड़ी, हम न तो क्षत्रधारी हैं और न सांपत सरदार, पढ़ी लिखी होने पर भी क्यों नहीं समझती, तेरे भाग्य में हाथी नहीं लिखा, जिद मत कर। मनु को ठेस लगी, चुनौती सी देती हुई बोली, मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि तू पढ़ी लिखी है, हम तुम क्षत्रधारी नहीं है, ठीक है, तो तेरे जो किस्मत के अंदर जो हाथी नहीं लिखा है। वो कहती है उसको बहुत मतलब एक चुनौती थी, चैलेंज था उसके लिए, तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। मोरोपंत हंस पड़े, मनु को स्नेह से चिपटा लिया, गले लगाया, उसको चिपटे। उस समय वे क्या जानते थे कि उनकी मनु एक दिन रानी बनेगी। उनको पता था कि ये एक दिन रानी बनेगी और एक नहीं अनेक हाथी होंगे उसके पास। मनु ही बड़ी होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। तो ये एक रानी लक्ष्मीबाई की छोटे होते की कहानी थी, जिसके अंदर वो एक लड़की का जो हौसला दिखाया गया है कि कैसे जो उसके मन के अंदर क्या जज्बा था, वो डरती नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है एक थी मनु ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।